एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री में चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने वाले हैं और यह यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 8 है। यानी इससे पहले की 7 पार्ट ऑफ वीडियो, मतलब इससे पहले की जो 7 वीडियो है उसमें भी हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग पॉइंट पर चर्चा किए हैं और जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है एकीकरण का द्वितीय चरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या विरोध उत्पन्न हुई थी, कौन धर्म राज्य के अनुसार इटली का एकीकरण चाहता था, वो सब हम लोग पढ़े थे इटली के एकीकरण में, जिसको हम लोग इटली के एकीकरण का प्रथम चरण कहते हैं। और जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो आज का जो टॉपिक है एकीकरण का द्वितीय चरण। यानी जो एकीकरण का पहला चरण हुआ था वो पूरा हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एकीकरण का द्वितीय चरण, यानी एकीकरण में जो पहली घटना हो गई थी वो एक पहला चरण था और जो आज इसमें जो भी घटनाएं होंगी ये एकीकरण का द्वितीय चरण होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकीकरण का द्वितीय चरण के बारे में जानना है, आखिर इसको द्वितीय चरण क्यों कहा गया है इसको समझेंगे हम लोग। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। यानी जो 1848 ईस्वी की क्रांति थी और उसमें जो एकीकरण की जो 1848 ईस्वी के बाद जो भी वहां से जो प्रभाव पड़ा, उसके बाद जो कुछ भी इटली के एकीकरण में उन प्रभाव से कुछ नया, वहां पर एक सार्डिनिया और पिडमाउंट को बांटा गया था तीन गणतंत्र राज्यों को छोड़कर 2 राज्यों में। तो उसको ही बताया जा रहा है कि 1848 ईस्वी तक जो भी एकीकरण करने के लिए इटली में जो एकीकरण हो रहा था, उस एकीकरण को करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए थे वो प्रयास वस्तुतः असफल सिद्ध हो रहे थे। यानी जितने भी इससे पहले की प्रयास किए गए थे वो धीरे धीरे उसका कुछ प्रभाव तो पड़ रहा था लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हो पा रहा था। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भी प्रयास किए गए वो प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी। लेकिन वस्तुतः वहां पर असफल तो हो रहे थे, लेकिन असफल होने के बावजूद भी जो वहां की जनता थी, जो क्रांति हो रही थी, उसके कारण उनके मन पर एक प्रभाव पड़ रहा था और वही प्रभाव जन जागरूकता बढ़ रही थी। यानी उसी प्रभाव का दिन है कि वहां के जो लोग थे उनमें जागरूकता की भावना बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। और धीरे धीरे जब जन जागरूकता बढ़ेगी तो राष्ट्रीयता की भावना तीव्र होगी ही। यही कारण था कि इसको द्वितीय चरण कहा गया, क्योंकि 1848 ईस्वी की क्रांति से जो भी प्रभाव पड़ा था और उससे जो भी इटली में एकीकरण हुआ वो वस्तुतः असफल रहा था और वहां से जो इटली के लोग हैं उनमें जन आंदोलन और जन जो जागरूकता है वो बहुत बढ़ी, जिसके कारण राष्ट्रीयता की जो भावना है वो और ज्यादा तीव्र हुई। इसीलिए इसको द्वितीय चरण कहा गया है और इससे पहले वाले जो भी एकीकरण की घटनाएं थी वो इसका पहला चरण था। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। यानी जो इटली था उसको 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था मेजनी के द्वारा, ताकि इसको अलग अलग 2 राज्यों में उसको बांटकर उसको एकीकरण करने में आसानी होगी। तो फिर वहां का जो नया शासक था इटली में सार्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक जो विक्टर इमैनुअल है, और एक ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इटली में सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो शासक बना वो एकीकरण के द्वितीय चरण में
उस शासक का नाम था विक्टर इमैनुअल। यानी एकीकरण के द्वितीय चरण में जो भी शासक बना इटली के सार्डिनिया और पिडमाउंट का, उसका नाम है विक्टर इमैनुअल, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का था। यानी जो विक्टर इमैनुअल था वो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयास से इटली का एकीकरण का कार्य जारी रहा, क्योंकि जो विक्टर इमैनुअल है वो सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक भी था, और यह शासक तब बना था जब एकीकरण का द्वितीय चरण चल रहा था। और उस समय फिर से जब यहाँ पर एकीकरण की भावना जागृत हुई थी, प्रथम एकीकरण की भावना असफल होने के बाद, तब यहाँ का नया शासक विक्टर इमैनुअल बना था। और विक्टर इमैनुअल एक राष्ट्रवादी विचारधारा का था, जिसके कारण वहां पर एकीकरण की जो कार्य थी, जो नीति जारी रही, यानी रुकी नहीं, फिर से उसको जितना भी कार्य था उसको फिर से एकीकरण का जो कार्य है उसको जारी रखा विक्टर इमैनुअल के प्रयास के कारण। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने यानी काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और जो विक्टर इमैनुअल है यह जो है एक राष्ट्रवादी विचारधारा का था। यानी बोल सकते हैं कि एक राष्ट्रवादी नेता था, राष्ट्रवादी विचारधारा था इसका, जिसके कारण इसने राष्ट्रवादी विचारधारा के होने के कारण ही इसने इटली के एकीकरण का जो कार्य रखा वो कार्य को जारी रखा, और इसके जो नीतियों के क्रियान्वयन यानी इसके जो नीति थी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको क्रिया में लाने के लिए, उसको काम के रूप में लाने के लिए, अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और जो विक्टर इमैनुअल है अपने नीतियों को सुचारू रूप से चलने के लिए अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जितने भी शासक होते थे अपने नीतियों को अच्छे से चलने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और एक तरफ से कभी कभी खुद को बचाने के लिए भी अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे। वो प्रधानमंत्री जो इन्होंने नियुक्त किया वो था काउंट काबूर। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब इटली का द्वितीय एकीकरण हुआ तो उस समय जो सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक था विक्टर इमैनुअल, और विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया तो काउंट काबूर को। यानी विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को सार्डिनिया और पिडमाउंट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, या फिर हम कह सकते हैं कि इटली का भी प्रधानमंत्री काउंट काबूर ही था। ये जो घटना है ये थी एकीकरण का द्वितीय चरण। इसमें यही हुआ था कि 1848 ईस्वी की क्रांति की जो भी प्रयास किए गए थे उसके फलस्वरूप जो भी इटली का एकीकरण हुआ वस्तु तो असफल रहा, लेकिन फिर भी वो क्रांति असफल रहा, इटली का एकीकरण असफल रहा। लेकिन इसके बाद जो लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना जगी, जन जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो गई। फिर इसके बाद वहां का इटली का नया शासक बना विक्टर इमैनुअल, जो भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का था, और उसने इटली के एकीकरण का कार्य जारी रखा, जिसके कारण उसको अपनी नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए यानी आगे सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए अपना जो प्रधानमंत्री है वो काउंट काबूर को नियुक्त करता है। और यहाँ से अब हम लोग काउंट काबूर के बारे में समझेंगे कि आखिर कौन था काउंट काबूर और उसने क्या क्या ऐसा काम किया इटली के एकीकरण में। तो चलिए समझते हैं आखिर काउंट काबूर था कौन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग काउंट काबूर के बारे में जानना। तो काउंट काबूर यानी काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। विक्टर इमैनुअल भी राष्ट्रवादी था, अपना प्रधानमंत्री भी राष्ट्रवादी चयन किया था। तो जो काउंट काबूर है वो भी राष्ट्रवादी था, लेकिन एक सफल कूटनीतिज्ञ था। यानी इसके पास जो है कूटनीति का अच्छा ज्ञान था, उसमें सफल था ये काबूर। और इसने अपने कूटनीति का प्रयोग कहाँ किया है और इसके कूटनीति का प्रयोग इटली के एकीकरण में कैसे हुआ है,
क्यों इसे सफल कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, या फिर हो सकता है अगर ये आज खत्म ना हुआ तो कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जब काउंट काबूर हम लोग समाप्त करेंगे तब हम ये समझ चुके होंगे कि आखिर काउंट काबूर को सफल कूटनीतिज्ञ क्यों कहा जाता है। तो काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया में बहुत अधिक विदेशी हस्तक्षेप भी पाए जाते हैं। वहां पर अलग अलग शासकों के द्वारा, अलग अलग विचारधाराओं के द्वारा अलग अलग भागों में बांटा गया था। इसलिए शायद जो काबूर है, यानी जो काउंट काबूर, उसको लगता होगा कि जो इटली का एकीकरण है इसमें सबसे बड़ी बाधा यानी सबसे बड़ा रुकावट वो ऑस्ट्रिया को मानता था। यानी क्वेश्चन हो सकता है कि जो काबूल है वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता है, तो जो काउंट काबूल है वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा काबूल यानी ऑस्ट्रिया को मानता था। अतः एवं उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। काबूल एक कूटनीतिज्ञ था, राष्ट्रवादी भी था, तो उसे यह समझ में आ गया था कि एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा जो बाधा है वो ऑस्ट्रिया है। तो उसको ऑस्ट्रिया को पराजित करना होगा, ऑस्ट्रिया को हराना होगा, जिसके लिए काबूल ने फ्रांस के साथ दोस्ती की, यानी फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया काउंट काबूल ने इटली के एकीकरण को करने के लिए, क्योंकि इसे यह समझ में आ गया था कि इटली के एकीकरण का सबसे जो मार्ग में जो सबसे बड़ा बाधा बन रहा है वो ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काउंट काबूल ने फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यानी फ्रांस के साथ दोस्ती करना चाहा। 1853 और 54 की क्रीमिया युद्ध में काबूल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने इसे किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। यानी जैसे ही काबूल ने फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसी समय 1853 और 54 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। जो क्रीमिया का युद्ध है वो 1853 से 1854 ईस्वी में हुआ था, और उस समय जो है फ्रांस का जो स्थिति था कुछ सही भी नहीं था, और उसमें जो काउंट काबूल है उसने बिना फ्रांस की कोई सहायता मांगे ही खुद स्वयं से फ्रांस के जो युद्ध है उसकी मैंने फ्रांस की ओर से युद्ध लड़ने की घोषणा कर दिया, जिससे फ्रांस और भी खुश हो गया कि सबसे पहले दोस्ती का तो हाथ बढ़ाया ही था, और बिना बोले यानी बिना सहायता मांगे काउंट काबूल ने हमारी सहायता कर दी, यानी वो हमसे सच में दोस्ती करना चाहता है। तो इस तरह से काउंट काबूल जो है फ्रांस के साथ बहुत आसानी से अपना दोस्ती कर लिया। और क्रीमिया युद्ध में फ्रांस ने काबूल की बहुत सारी सहायता भी की थी, और जो क्रीमिया युद्ध है 1853 से 1854 ईस्वी तक चला था, और इस युद्ध को क्रीमिया युद्ध कहते हैं। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूल को प्राप्त हुआ, क्योंकि जो काबूल चाहता था फ्रांस का विश्वास पाना, फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ चाहता था वो, तो इस घटना के कारण काबूल को फ्रांस से दोस्ती करने की एक नई वजह भी मिल गई थी, और फ्रांस भी काबूल को पसंद करने लगा था। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। यानी जैसे ही क्रीमिया का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद ही पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जो शांति के लिए हुआ था, यानी जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी एकीकरण में, जो भी बाधाएं थी वो बाधाएं खत्म हो जाए, इसके लिए जैसे ही क्रीमिया का युद्ध खत्म हुआ 1853 और 54 ईस्वी के बाद, तो वहीं पर पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिस सम्मेलन का नाम था पेरिस के शांति सम्मेलन। और इसमें फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ साथ, यानी फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इसमें काबूल की महत्ता बढ़ गई, यानी फ्रांस के साथ जब ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट को भी बुलाया गया, तो सबसे पहले जो काबूल है इसने 1853 और 54 में फ्रांस की सहायता की थी, तो फ्रांस भी काबूल के साथ था,
जिसके कारण से पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस का सहयोग पाकर काउंट काबूर जो है उस शांति सम्मेलन में अपना महत्ता और बड़ा कर लिया। यानी पेरिस के शांति सम्मेलन में काउंट काबूर की जो महत्ता है और भी बड़ी हो गई और उसने पिडमाउंट को भी बुलाने का सलाह दिया था। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो कूटनीतिज्ञ वाला बात कहा गया है, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर काबूर चाहता क्या था। काबूर पहले ही मानता था कि ऑस्ट्रिया जो है वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है और उसको दूर करने के लिए ही इसने फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ताकि ऑस्ट्रिया को जो हस्तक्षेप है इटली से उसको खत्म कर दे। तो इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और जैसे कि यहाँ पर फ्रांस को सहायता किया था तो काबूल के साथ फ्रांस भी था और इस सम्मेलन में जो काबूल है वो इटली में ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी इसने बता दिया कि ऑस्ट्रिया में जो भी यानी ऑस्ट्रिया ने जो भी इटली में अपना हस्तक्षेप किया है वो गैर कानूनी है। उसके पास कोई ऐसी मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर इसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, कोई सहमति नहीं है, फिर भी आपने गैर कानूनी तौर से इटली में हस्तक्षेप किया है, इटली को अपने अंदर कब्जे में कर रखा है, तो इसलिए जो काबूल है पेरिस के शांति सम्मेलन में सबको बुलाया था और बुलाने के बाद ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिस कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर हो गया। यानी और जितने भी संपूर्ण यूरोप था उन सभी का ध्यान इटली की ओर हो गया, क्योंकि इटली का एकीकरण का जो सबसे बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूल ने कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी और इस तरह से जो इटली की समस्या थी ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया को ही काबूल ने कूटनीति की सहायता से, यानी उसने फ्रांस के साथ दोस्ती इसलिए की थी ताकि ऑस्ट्रिया को इटली से हटा सके, और जैसे ही इसने ऑस्ट्रिया पर गैर कानूनी होने का हस्तक्षेप यानी गैर कानूनी उसको घोषित कर दिया, तो जितना भी यूरोप था वो उस सबका ध्यान फिर से इटली पर हो गया। फिर ऑस्ट्रिया ने ऐसा क्या किया था, क्या शुरू से ही ऑस्ट्रिया का इटली में कोई गैर कानूनी हस्तक्षेप था? यही सब विचारों जो है वहां के लोगों के अंदर पनपने लगी, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर हो गया और इस प्रकार इटली की समस्या को काबूल ने कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। यानी काबूल का मकसद यही था कि जितने भी यूरोप हैं वो इटली की ओर ध्यान दे, और उनके इस कारण से यानी ऑस्ट्रिया को गलत साबित करने के कारण से जो बाधा थे, ऑस्ट्रिया को मानते थे, इनके कारण जो ये चाहते थे कि संपूर्ण यूरोप का ध्यान और संपूर्ण यूरोप का जो ध्यान है इटली की ओर हो, और इस तरह से जो संपूर्ण यूरोप है वो इटली की ओर ध्यान देने लगा। और इसके बाद भी काउंट काबूल के कार्य हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।